So, a very good morning to all my dear students. We are going to start chapter 2 of statistics in our today's class. We have already covered chapter number 1. Now today we are going to discuss the chapter number 2. In this chapter, you have to read about the meaning of statistics. Then after, the functions of statistics. Statistics क्या होता है? Statistics क्या functions perform करता है? Statistics पढ़ने की क्या importance है और statistics की क्या क्या limitations है? आपकी जो बुक है स्टैटिस्टिक्स, पर्टिकुलरली हमें उसके बारे में पढ़ना है कि स्टैट्स होता क्या है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. Have a look. Let's start reading. The word statistics seems to have been derived from the Latin word status. Status से ये word आया, और the Italian word statista, या फिर German word statistic, या फिर Greek word statistic. इन सभी वर्ड्स का मतलब है पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है, इन सभी वर्ड का मतलब है पॉलिटिकल स्टेट. इससे हम स्टैटिस्टिक्स को लेके आए. अब स्टैटिस्टिक्स का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग है. अलग अलग लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स का अलग अलग मीनिंग है. यस फाल्गुनी बेटा, स्टार्ट रीडिंग. मैम इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग से पढ़ना है. यस बेटा. Introduction. The word statistics seems to have been derived from the Latin word status or the Italian word statista or the German word statistic or the Greek word static, each of which means a political state. The word statistics conveys different meaning to different people. Some people regard statistics as data, facts, or measurement, while others believe it to be the study of figures. The views commonly held about statistics are numerous, but often incomplete. For example, yes, wait. Have a look. ये कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स अलग अलग वर्ड से मिलके बना है, लेकिन हर सेंस में इसका मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट. ये कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स वर्ड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग कन्वे करता है. किसी के लिए ये डेटा है, किसी के लिए ये फैक्ट्स है जिसको मेजर किया गया है, और किसी के लिए ये फिगर्स की स्टडी है, नंबर्स की स्टडी है. जब हम नंबर्स को स्टडी करते हैं तो ये बन जाता है स्टैटिस्टिक्स. आगे देखिए, ये कह रहे हैं बहुत सारे व्यूज है स्टैटिस्टिक्स के लिए, लेकिन सारे व्यूज इनकम्प्लीट है. सबके लिए स्टैटिस्टिक्स कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट पार्ट है. यस, कंटिन्यू. First, for a cricket fan, statistics refers to numerical information or data relating to the runs scored by a cricketer. Second, wait for a second. अगर हम बात करें क्रिकेट फैन की, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है? उसके लिए स्टैटिस्टिक्स है क्रिकेटर ने कितने रन स्कोर किए. आप जब मैच देखते हैं, जब आप मैच देख रहे होते हैं तो आपको बीच बीच में कुछ ग्राफ्स वो बताते हैं, दो टीम्स का कंपैरिजन वो बताते हैं. जब सेकेंड इनिंग में सेकेंड पार्टी बैटिंग कर रही होती है, सेकेंड टीम बैटिंग कर रही होती है, तो उसके बारे में वो बताते हैं आपको ग्राफ्स के फॉर्म में कि ये टीम इतने ओवर के बाद इतनी ऊपर गई, इतनी नीचे आ रही है, ये चल रहा है, कितने ओवर्स में कितने रन किसने बनाए, कितने विकेट्स लिए. तो ये सारी स्टैटिस्टिक्स है क्रिकेट फैन के लिए. आगे. Second, for an environmentalist, statistics refers to information on the quantity of pollution or other harmful gases in the atmosphere. Very good. Have a look. क्या कह रहे हैं? एक एनवायरमेंटलिस्ट की अगर हम बात करें तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स है कि एनवायरमेंट में क्या क्या चल रहा है, पोल्यूशन की क्या क्वांटिटी है, हार्मफुल गैसेस कितनी है एटमॉस्फेयर में, वो सारी चीजें जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है. नंबर थर्ड. Yes, beta, number third. Yes, ma'am. Third, for the weather department, statistics consist of information about minimum and maximum temperature, timing of sunrise, etc. बिल्कुल. वेदर फोरकास्टर के लिए, वेदर डिपार्टमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है? डे का टेम्परेचर क्या रहेगा, कब बारिश आने की चांसेस है, सनराइज की क्या टाइम है, सनसेट का क्या टाइम है, वो सारी चीजें. नाउ फोर्थ, हैव अ लुक. शेयर ब्रोकर के लिए शेयर की प्राइसेस कैसे कैसे चेंज हो रही है. आपके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? फॉर अ स्टूडेंट एंड टीचर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? आपके स्कूल के मार्क्स, आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, जो भी डिजिट में डिटेल है वो सारी स्टैटिस्टिक्स है.
आगे देखिए, यस फाल्गुनी, रीड द एवरेज पर्सन परसीव्स. The average person perceives statistics as a column of figure, various types of graph, tables, and charts showing the changes in different types of data. First point, in early years, scope of statistics was primarily limited to collection of data for determining the economic and social conditions of the people living in different parts of the country. हैव अ लुक, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि एवरेज पर्सन स्टैटिस्टिक्स को समझता है एज कॉलम्स ऑफ फिगर्स, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हो, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकती है, चार्ट्स हो सकती है. ठीक है, डेटाज में जो चेंजेस आए हैं उसको जब चार्ट में, ग्राफ में या टेबल में शो कर देते हैं तो वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा बन जाता है. ये कह रहे हैं अर्ली ईयर्स में स्टैटिस्टिक्स का स्कोप बहुत लिमिटेड था. ये सिर्फ अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में रहने वाले लोगों की कंडीशन मेजर करने के लिए यूज की जाती थी. जैसे मैंने देखा केरला में लोगों की क्या कंडीशन है, एजुकेशन लेवल क्या है, इनकम लेवल क्या है, मैंने उसको बिहार के लोगों के इनकम लेवल से कंपेयर कर दिया और एक ग्राफ बना दिया, तो वही ग्राफ क्या बन गया, स्टैटिस्टिक्स बन गया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, यस. Second point, but with the passage of time, the scope of statistics widened. For some time, statistics was regarded as a branch of economics, but now it has become a full-fledged independent subject. Third, in the present time, statistics is not only a science of state, but it also includes all type of quantitative analysis. यस, हैव अ लुक. ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इनिशियली तो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप बहुत ज्यादा लिमिटेड था, बट अब इसका स्कोप वाइडन होने लग गया है. पहले स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट हुआ करता था, बट अब स्टैटिस्टिक्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक न्यू सब्जेक्ट है. आपके यहाँ पे भी देख लीजिए, दो अलग अलग बुक्स लग रही है. माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, स्टैटिस्टिक्स अलग है. स्टैटिस्टिक्स के आगे इकोनॉमिक्स वर्ड यूज नहीं हुआ जा रहा है. यानी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, बट इस सब्जेक्ट की भी अपनी एक अलग ब्रांच बन चुकी है. और करंट टाइम में स्टैटिस्टिक्स सिर्फ स्टेट की साइंस नहीं है, ये हर तरीके की क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करने वाला एक सब्जेक्ट है, जिसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है. यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टैटिस्टिक्स केवल क्वांटिटेटिव वेरिएबल को स्टडी करता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल को स्टडी नहीं करता. अब क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, इसके लिए हमें आगे रीड करना पड़ेगा. करण गुप्ता, रीड द नेक्स्ट पार्ट. बॉक्स वाला पार्ट रीड करना है आपको. Yes, ma'am. The variables which can be expressed in numerical terms are known as quantitative variables. For example, marks of student, number of literates in countries, height of people, etc. Variables which cannot be expressed in numerical terms are known as qualitative variables. For example, honesty, beauty, intelligence, etc. Qualitative variables cannot be measured in figures as they are vague terms and we cannot make a statistical analysis out of them. Qualitative Yes, wait expression for a are not. second. वेट फॉर अ सेकेंड. क्या कह रहे हैं ये, पहले आपको मीनिंग बता रहे हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल का. क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या हो गया, स्टूडेंट के मार्क्स, कंट्री में कितने लिटरेट पीपल है, लोगों की हाइट कितनी है, ये सारी चीजें. और नॉन क्वांटिटेटिव या फिर मैं कह दूं क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या हो गया, क्वालिटी, जो हमारी क्वालिटी को शो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा. आपकी जैसे क्वालिटी की अगर बात करें कि इसकी हैंडराइटिंग इतनी बढ़िया है, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है. लेकिन मैं बात करूं इसने रजिस्टर में इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है. अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन को स्टैटिस्टिक्स तब तक स्टडी नहीं कर सकती जब तक उसको नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता. स्टैटिस्टिक्स नंबर्स का सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स नंबर्स की डीलिंग करता है. स्टैटिस्टिक्स किसी भी एट्रीब्यूट को क्वालिटेटिव टर्म्स में तभी पढ़ पाएगा जब आप रैंकिंग दे दो. जैसे मुझे क्लास में बच्चों की हैंडराइटिंग के बारे में बात करनी है, तो मैंने रैंकिंग दे दी कि भाई ये स्टूडेंट नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे और ये नंबर 3 पे. जब मैं रैंक दे दूंगी तो उस रैंक को न्यूमेरिकल मेजर करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसका हो पाएगा. ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये इस पार्ट में दिया हुआ है कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन डायरेक्टली तो स्टैटिस्टिक्स में नहीं बनते, लेकिन अगर हम उसको नंबर में मेजर कर दे तो जरूर हम क्या कर सकते हैं, उससे स्टैटिस्टिकल स्टडी कर सकते हैं.
रीड कर दीजिए बेटा। Yes, ma'am. Qualitative expressions are not statistics unless they are assigned numerical equivalents. So they can be ranked according to the quality of their attributes. For example, we may assign rank number 1 to the most intelligent, rank number 2 the second best, and so on. The ranks may be used as numerical measurement for purposes of statistical analysis. वेरी गुड, हैव अ लुक। अभी तक के पार्ट में हमें सिर्फ इतना सा पढ़ना है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें समझनी थी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आपको समझना है स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। तो अलग अलग लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग वे में एक्सप्लेन किया। कुछ लोगों ने इसको प्लूरल सेंस में एक्सप्लेन किया, तो कुछ लोगों ने इसको सिंगुलर सेंस में एक्सप्लेन किया। प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस, ठीक है। सिंगुलर सेंस में ये एक सिंगल प्रोसेस है जिसमें आपको अलग अलग स्टेप्स पढ़ने होंगे। प्लूरल सेंस में ये एक वर्क है जिसमें न्यूमेरिकल डाटा का कलेक्शन होता है। हमें इसको डिटेल में प्लूरल सेंस में भी इसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं और फिर सिंगुलर सेंस में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या है, बहुत ध्यान से डेफिनेशन समझना, लर्न हो जाएगी आपको अभी के अभी। रटाफिकेशन नहीं करना है, बट अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आपको लर्निंग जरूर करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा। डेटा का न्यूमेरिकल सेट है, जो डेटाज है उसका न्यूमेरिकल सेट है। डेफिनेशन को समझना स्टार्ट करते हैं। हैव अ लुक एवरीवन। इन द प्लूरल सेंस, यानी कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स यानी बहुत सारे फैक्ट्स का टोटल, सिर्फ एक डिटेल नहीं, बहुत सारी डिटेल्स। जैसे आपके मार्क्स है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स है। मैं आपकी मार्कशीट का एग्जांपल लेके आपको ये डेफिनेशन समझा रही हूँ। आपकी मार्कशीट आपके लिए स्टैटिस्टिक्स है। तो सबसे पहले आपकी मार्कशीट क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। इट मींस आपकी मार्कशीट में बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारे फैक्ट्स है। आगे, affected to a marked extent by multiplicity of causes। ये जो फैक्ट्स है, give me a second, yes, have a look, what it is aggregate of facts, यानी बहुत सारे फैक्ट्स का टोटल, बहुत सारे फैक्ट्स का एग्रीगेट। affected to a marked extent by multiplicity of causes। आपके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत सारे रीजंस की वजह से आए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी मार्कशीट किसी एक ही कारण से प्रिपेयर हुई, नो। आपकी जो एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट होगा वो रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट यानी अच्छे खासे एक्सटेंट तक मल्टीपल कॉजेज ने उस रिजल्ट को अफेक्ट किया है। देन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, वो जो फैक्ट होंगे वो नंबर में एक्सप्रेस किए हुए होंगे कि आपका परसेंटाइल इतना है, आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना स्कोर्ड है, राइट। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ये जो फैक्ट्स है, इन फैक्ट्स को एस्टिमेट करते टाइम आपने बहुत एक्यूरेसी का ध्यान रखा है, यानी एक एक नंबर बहुत सोच समझ के दिया गया है। जो नंबर्स आपके यहाँ पे मार्कशीट में मेंशन किए गए हैं उनको एस्टिमेट करते टाइम सॉरी, उनको एस्टिमेट करते टाइम, उन मार्क्स को लिखते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है चीजों का, कम से कम 2-3 बार क्रॉस वेरीफाई किया गया है। आगे, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टम से मार्क्स कलेक्ट किए गए फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, पर्पस फिक्स था हमारा, और उन मार्क्स को एक दूसरे के रिलेशन के साथ प्लेस किया गया। वेट, आपने जब उसको कलेक्ट किया तो सिस्टमैटिक वे से कलेक्ट किया गया है। वो नंबर्स जो है, वो जो मार्क्स है, उनको आपने बहुत सिस्टम फॉलो करके कलेक्ट किया। कलेक्शन करने का एक आपका प्री डिटरमाइंड पर्पस था और उनको आपने एक दूसरे के रिलेशन में प्लेस कर दिया। जैसे UT1, UT2, फिर हाफ ईयरली और उसके बाद एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल में भी आपके कितना प्रोजेक्ट फाइल का मार्क्स है, कितना प्रोजेक्ट फाइल का स्कोर है और कितना आपके आगे फर्दर जो नेक्स्ट आपका असेसमेंट हुआ है
रिटन एग्जाम के थ्रू उसका कितना स्कोर है, तो इन सबको आपने बहुत सिस्टम से प्लेस कर दिया है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, डेटा रिलेटेड टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स। आप 5 टॉपर्स की अगर बात करें, उनका जो डेटा है क्लास 12th का, तो आपने क्या किया होगा, 5 टॉपर्स का डेटा है, यानी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, बहुत सारे फैक्टर। अब ये फैक्ट बहुत सारे रीजंस की वजह से, कोई टॉपर बना है तो बहुत सारे कॉजेस की वजह से रहा होगा। फिर इनको हमने न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी किया। इनको एस्टिमेट करते टाइम हमने एक्यूरेसी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा। ये मार्क्स हमने सिस्टमैटिकली कलेक्ट किए। हमारा पर्पस था ये बताना कि कौन स्कूल का टॉपर रहा है, और हमने क्या किया, उन 500 बच्चों के मार्क्स एक दूसरे के रिलेशन में प्लेस कर दिए कि भाई ए स्टूडेंट ने इसके कंपैरेटिवली ज्यादा स्कोर किया, बट उसके कंपैरेटिवली कम स्कोर किया। तो जब आप इन कंपैरिजन के बेसिस पे अपने डेटा को प्रेजेंट कर देते हैं, तो यही बन जाता है स्टैटिस्टिक्स। Show me a thumbs up if it is clear to all of you. So we have completed the definition of statistics in plural sense. What it is aggregate of facts that are affected by multiplicity of causes, numerically expressed, estimated with reasonable degree of accuracy, collected in a systematic manner and placed in relation to one another. ये जो आपने छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े हैं, इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में बता दिया। जब हम बात करें स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उनमें ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन एक्सप्लेन किए गए हैं। ये जो ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े, इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। काफी सिंपल पार्ट है। रीडिंग अभी नहीं हो रही है, क्लास में रीडिंग नहीं हो रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ एक एक पॉइंट के अंदर क्या क्या मैटर आएगा, इसकी रीडिंग आप खुद करेंगे बाय योरसेल्फ ओनली, ठीक है। नंबर 1, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, यानी एक सिंगल न्यूमेरिकल डिजिट कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं बनेगी। स्टैटिस्टिक्स बनने के लिए बहुत सारी न्यूमेरिकल डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैंने अगर सिर्फ मेरा इकोनॉमिक्स का एक एग्जाम का स्कोर आपके सामने लिख दिया, मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरा 12th में इकोनॉमिक्स में ये स्कोर है, तो ये डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन जब मैं मेरा और मेरे सभी क्लासमेट्स का इकोनॉमिक्स का स्कोर आपको बता देती हूँ, तो ये स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि एक सिंगल अगर फिगर है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि उसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। बट अगर बहुत सारे फिगर्स एक साथ आपके पास अवेलेबल है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट यानी टोटल ऑफ फैक्ट, मल्टीपल फैक्ट्स, वो आपके पास अवेलेबल है, तो वही स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। आराम से आप रीड कर पाओगे। आगे देखिए, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ये कह रहे हैं कि ये जो न्यूमेरिकल फैक्ट आप पढ़ोगे, ये जो एग्रीगेट फैक्ट आप पढ़ोगे, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से अफेक्ट होता है। जैसे आपका मार्क्स, आपको कैसा पढ़ाया गया, आपने कैसे पढ़ा, पेपर कैसा आया, आपके रिटन स्पीड कैसी है, ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स से आपके मार्क्स अफेक्टेड होते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं किसी साल का क्रॉप प्रोडक्शन लूं, तो कितना प्रोडक्शन होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्रॉप्स कैसी थी, इनपुट कैसा था, रेनफॉल कैसा था, हार्वेस्ट कैसा हुआ, फार्मर ने एफर्ट्स कितने किए, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये सेकेंड पॉइंट आपको इतनी सी बात बताना चाह रहा है कि ये जो आपके फिगर्स हैं, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। नंबर 3, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होने चाहिए। अगर मैं कहूँ राहुल इज बेटर देन रजत, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट अगर मैं कहूँ राहुल हैज स्कोर्ड 10% मोर देन दैट ऑफ रजत, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। मैंने नंबर में बता दिया कि राहुल ने 10% ज्यादा स्कोर किया रजत के कंपैरेटिवली, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ राहुल हैज परफॉर्म बेटर देन रजत, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि ये नंबर में मेजर नहीं किया गया है। आगे देखिए जरा, 3 पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। नंबर 1, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, एक सिंगल फैक्ट कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, सभी फैक्ट्स का जो टोटल है, बहुत सारे फिगर्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स होगा, राइट। नंबर 2, दे आर अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, एंड नंबर 3, दे मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। नंबर 4 देखिए, statistics should be collected with reasonable standard of accuracy,
ये कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करते टाइम आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक फैक्ट और फिगर को ध्यान से लिखना पड़ेगा। अब एक्यूरेसी मैथ्स के जैसी नहीं हो सकती, बट स्टिल एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, एक जनरलाइजेशन चाहिए। यानी आपका जो स्कोर है मैं उसको अच्छे से देखूंगी। अब आपका स्कोर है 39.75, तो मैं उसको राउंड ऑफ करके क्या नोट डाउन कर दूंगी, 40 नोट डाउन कर दूंगी। तो यहाँ यही बताया हुआ है कि बहुत एक्यूरेटली आपको क्या करना है, आपके डेटा को लिखना है। एन्यूमरेट करने का मतलब है आपने खुद जो वो डिटेल है वो ली है, एस्टिमेट करने का मतलब आपने आइडिया लगा दिया। तो ये एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन जो है ये बहुत ही ध्यान से होना चाहिए। यहाँ नीचे बता रखा है, देखिए एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन का डिफरेंस आपको लिख के दिया हुआ है। Statistics should be enumerated or estimated according to reasonable degree of accuracy. काफी बार बच्चे इस पैराग्राफ को ही स्किप कर देते हैं, उनको लगता है ये एडिशनल पैराग्राफ है, वी नीड नॉट टू रीड इट। बट यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन एन्यूमरेशन एंड एस्टिमेशन। तो देखिए, एन्यूमरेशन इन्वॉल्व्स एक्चुअल काउंटिंग ऑफ हेड, whereas estimation is not the actual counting. फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, मैंने एक्चुअली आपकी अटेंडेंस ली और अटेंडेंस लेके बताया 32 स्टूडेंट्स आर देयर इन माय क्लास, ये एन्यूमरेशन है। लेकिन मुझे 15 अगस्त को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करवानी थी, मैंने एक रफ आइडिया ले लिया, मैं गई, मैंने ग्राउंड में ऑब्जर्वेशन किया और मुझे लगा लगभग 2000 स्टूडेंट्स जो है वो ग्राउंड में खड़े हैं, लगभग खड़े हैं इतने, मैंने एक्चुअली सारे फिगर्स को काउंट नहीं किया है, तो ये एस्टिमेशन। क्लियर है ये? आगे देखिए, एन्यूमरेशन मीन्स यू आर एक्चुअली काउंटिंग द डेटा, एस्टिमेशन मींस आपने एक्चुअल काउंटिंग नहीं की है, आपने सिर्फ आइडिया लगाया। दोनों ही एक्यूरेट होने चाहिए। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करने का एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। आपके पास एक पर्पस होता है कि आपको क्यों डेटा कलेक्ट करना है। अगर पर्पस नहीं होगा तो आपको सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से काम करने पे मजा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आइडिया लगाया कि कितने बच्चे ग्राउंड में खड़े हैं, तो इसके पीछे कोई पर्पस रहा होगा। हो सकता है मुझे ये काउंट करना है कि कितनी चॉकलेट्स लाने की जरूरत है, बच्चों को जब चॉकलेट्स देंगे तो कितनी चॉकलेट्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? तो ये कह रहे हैं पहले से इन एडवांस यू मस्ट नो द पर्पस फॉर विच यू आर कलेक्टिंग द डेटा। आगे देखिए, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। ये जो डेटा, ये जो फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये हैफहजार्ड मैनर में नहीं होने चाहिए कि किसी का भी नंबर कहीं भी लिख दिया, नहीं। एक सीक्वेंस में, जैसे आपके मार्क्स होते हैं तो लिस्ट टीचर बनाता है तो रोल नंबर वाइज बनाता है ना, ताकि हम उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सके। तो ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम से, एक सिस्टमैटिक वे से आप उन डेटास को कलेक्ट करोगे। आप हैफहजार्ड मैनर यानी पजल्ड वे में कि बस किसी के भी नंबर कहीं भी लिख दिए, ऐसा नहीं करोगे। And last but not the least, statistics should be placed in relation to one another. Generally, आप statistical data collect करते हो for comparison. ठीक है, क्लास में क्यों रैंक्स काउंट की जाती है, ताकि हम कंपेयर कर सके। तो ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, इसके लिए सारे डेटा सेम क्वालिटी के होने चाहिए और उनको एक प्रॉपर वे से आप प्रेजेंट करो ताकि आप उनका रिलेशन फाइंड आउट कर सको। अब जैसे मैन और वुमेन है, तो मैन और वुमेन की हाइट्स को आप कंपेयर कर सकते हो। साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स है तो आप देख सकते हो कितनी कितनी स्ट्रेंथ है। तो होमोजीनियस नेचर के जो डेटास होते हैं उनको हम कंपेयर कर दे। होमोजीनियस यानी सिमिलर, हेट्रोजीनियस एक वर्ड दिया हुआ है, हेट्रोजीनियस वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, उनको कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ मैन एंड हाइट ऑफ ट्रीज, इनको कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फिगर्स हेट्रोजीनियस है। बट हाइट ऑफ मैन एंड हाइट ऑफ वुमेन, इनको जरूर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये यही बता रहे हैं, कंपैरिजन के लिए आप होमोजीनियस नेचर के डेटास लेंगे। नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। आपका आज का टास्क क्या है, इसको लर्न करना। मैं अभी आपको इसको लर्न करवा देती हूँ। देखिए, ये हेडिंग सी लर्न करनी है केवल। ये आ गया तो डेफिनेटली आपको जो पीछे डेफिनेशन दी हुई है वो भी आ जाएगी। स्टैटिस्टिक्स क्या है, आपकी मार्कशीट क्या है। सबसे पहले आपकी मार्कशीट क्या है ये सोचिए।
आपकी मार्कशीट है, बहुत सारे मार्क्स का एक कॉम्बिनेशन, आपके पूरे साल भर के मार्क्स का एक रिकॉर्ड, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट्स है इसमें। अब ये जो फैक्ट है ये सिर्फ आपके एनुअल एग्जाम की मेहनत पे तो डिपेंड नहीं करते, ये फैक्ट बहुत सारे कॉजेस की वजह से अफेक्ट हुए, तो अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। फिर इसको एक्सप्रेस कैसे किया गया, नंबर में, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया गया, तो नंबर थर्ड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। फिर इनको कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा गया होगा, राइट। इनको कलेक्ट करने से पहले बहुत सारी चीजों को ध्यान में, एक्यूरेसी को ध्यान में रखा गया होगा। देन these are collected for a predetermined purpose, कोई पर्पस रहा होगा आपके नंबर कलेक्ट करने का, आपके फर्स्ट यूटी, सेकंड यूटी, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन के मार्क्स एक साथ प्रेजेंट करने का कुछ पर्पस जरूर रहा होगा, तो कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस। देन अगेन कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टम से आपने उसको कलेक्ट किया है और फिर आपने उसको किसी और के साथ रिलेशन में प्लेस कर दिया। सो this was the topic, characteristics of statistics in plural sense. You have to complete it. Your today's task is to prepare the chapter up to this part, and you have to get ready for test of elasticity of demand. Okay, everyone, have a nice day. See you in the next class.